हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप ये जानते हैं कि हमने हमारे चैनल पर मौलियात पढ़ाना शुरू किया है और इससे पहले एक लेक्चर हम इसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने उसको देखा भी है और अगर अभी तक के उसको नहीं देख पाए हैं तो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आगे के जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, उनको समझने में आपको आसानी हो। तो ये जो सीरीज़ पूरी होने वाली है, इसमें हम पूरे का पूरा जो मौलियात है तो उसको कवर करने वाले हैं और साथ में हम पूरे जो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो एमसीक्यूज़ वगैरह जो होते हैं तो इंशाल्लाह वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले हमारे लेक्चर के अंदर हमने इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था, साथ में हमने दिमाग और अक्षय दिमाग के मुख्तसर तशरीह भी देखी थी, उसकी एनाटॉमी देखी थी और कुछ बेसिक चीज़ें उसके अंदर हमने समझने की कोशिश की थी। आज के इस लेक्चर से हम बाकायदा मौलियात पढ़ना शुरू करने वाले हैं। और आप ये बात जानते हैं कि मौलियात ये असल में बीमारियों के ताल्लुक़ से एक सब्जेक्ट है और इसमें सबसे पहले हमको मौलियात 1 पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले अमराज रास यानी सर या फिर दिमाग के जो अमराज हैं, आसाब के जो अमराज हैं, तो उसके बारे में हमको पढ़ाई करनी है। इसमें भी सबसे पहली जो बीमारी हमको पढ़नी है वो है सुदा। तो अब ये बहुत मशहूर टर्म है, एक बहुत ही मशहूर सी बीमारी है जिसको हम आम ज़ुबान में दर्द सर कहते हैं, सर दर्द कहते हैं, इंग्लिश में इसको हेडेक कहते हैं। और यूनानी पैथी से जितने लोग रिलेटेड हैं, जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको ये टर्म बहुत अच्छी तरह से याद भी होती है। तो सुदा कहते हैं दर्द सर को, सर दर्द, हेडेक। ठीक है, ये हमको पता है, लेकिन इसकी बाकायदा तारीफ़ क्या है? तो इसकी तारीफ़ जो शरअ असबाब के अंदर बयान की गई है वो है कि ये एक किस्म का दर्द है जो कि सर के आज़ा में पैदा होता है। अब इस तारीफ़ के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ दर्द, मतलब सुदा क्या है, एक दर्द है, और दूसरा ये सर के आज़ा में होता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ सर नहीं लिखा है कि सुदा एक किस्म का दर्द है जो सर के अंदर होता है, बल्कि यहाँ पर स्पेसिफाई इसको किया गया है कि ये सर के आज़ा में होता है। तो सर की जितनी भी ऑर्गन्स हैं तो उसके अंदर ये होता है। अब हमको ये बात फिर मालूम होनी चाहिए कि सर के जो आज़ा है तो वो कौन कौन से हैं। तो अब चूँकि हमको सुदा पढ़ना है और सुदा कहाँ पर होता है, सर के आज़ा में होता है, इसलिए सर के आज़ा हमको पता होने चाहिए। तो सर के आज़ा क्या क्या होते हैं और सर के आज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें शरअ असबाब के अंदर बहुत अच्छी तरह से उसको बयान किया गया है। लेकिन सबसे पहले क्या बयान किया गया है कि सर के आज़ा कौन कौन से नहीं हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सर के आज़ा में दाखिल नहीं होती। तो ये बताया गया है कि आँख और उस जैसे दूसरे आज़ा सर और उसके आज़ा में दाखिल नहीं है। तो आँखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये सर और उसके आज़ा में दाखिल नहीं है। तो इनको हम सर का हिस्सा नहीं कह सकते, ये सर नहीं है, ठीक है। बल्कि सर का हिस्सा क्या होता है फिर? अब सर के आज़ा कौन कौन से हैं? तो टोटल 12 चीज़ें दी हुई हैं। 12 ऐसे आज़ा बयान की गए हैं कि जिनके बारे में ये कहा गया है कि ये सर के आज़ा में दाखिल हैं, ये सर के आज़ा हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने हर एक को लिख लिया है। सबसे पहली है सर की जिल्द, जिसको हम स्काल्प कहते हैं। सर का गोश्त है, सर की बैरूनी झिल्ली जिसे ग़िशाए अज़मी कहते हैं, ठीक है। तो जो हड्डी के ऊपर जो झिल्ली लगी हुई होती है तो ये वो है। फिर है खोपड़ी की हड्डी, स्कल, उम्मे जाफिया, ड्यूरामेटर, उम्मे रकीक, पायामेटर, जौहर दिमाग, जौहर दिमाग कहते हैं भेजे को, ठीक है। हमने पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर ये बताया था। और भेजे के बारे में, या फिर इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मगज़ और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेन, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो जौहर दिमाग भी इसके अंदर शामिल है और साथ में फिर है दिमाग के नीचे की 2 झिल्लियाँ। तो ये 2 झिल्लियाँ तो ऑलरेडी हैं, लेकिन इसके अलावा और 2 झिल्लियाँ जो दिमाग के नीचे होती हैं तो वो भी सर के आज़ा के अंदर दाखिल की गई हैं। फिर एक रगों का जाल होता है जिसको शकबा कहते हैं, ये भी सर के आज़ा के अंदर दाखिल है। शराइन यानी जितनी भी आर्टरीज दिमाग के अंदर पाई जाती हैं वो तमाम, अवर्दा जितनी भी वेंस पाई जाती हैं वो सब, और एक ऐसी हड्डी है कि जो जिसके ऊपर दिमाग टिका हुआ है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं कि कायदतुद दिमाग, जिसके ऊपर दिमाग टिका हुआ है, दिमाग उसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये कायदतुद दिमाग है, दिमाग के नीचे की हड्डी। ये तमाम चीज़ें
सर और उसके सर के आज़ा के अंदर दाखिल होती हैं। टोटल 12 चीज़ें हैं ये। अगर इसको आप अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो इसका नंबर आपको याद रखना होगा कि ये 12 चीज़ें हैं टोटल। और अब इसके अंदर और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये तमाम चीज़ें तो सर के आज़ा के अंदर दाखिल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर से ऐसी हैं कि जो सुदा की तारीफ़ के अंदर उसको नहीं डाला गया है। ये बताया गया है कि ठीक है ये सर के आज़ा तो हैं ये 12 चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम सर के आज़ा सुदा के ताल्लुक से जब बात करेंगे कि सर के आज़ा के अंदर होता है तो उसमें भी फिर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सुदा की तारीफ़ के अंदर नहीं आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? हड्डी। तो अब हड्डी यहाँ पर कितनी दी हुई है? सबसे पहली है खोपड़ी की हड्डी, ठीक है, और एक और हड्डी है वो है कायदत दिमाग। तो हड्डी और साथ में दूसरी चीज़ जो है तो वो है जौहर दिमाग। तो हड्डी और जौहर दिमाग को सुदा की तारीफ़ के अंदर दाखिल नहीं किया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये बताई गई है कि जितने भी अतिब्बा गुजरे हैं उन सब का ये मानना है कि ये दो चीज़ें ऐसी होती है, एक तो हड्डी और एक जौहर दिमाग। खुद जो दिमाग है, जो भेजा है या मगज़ है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनके अंदर हिस्सो इदराक नहीं होता। अब ये हिस्सो इदराक क्या होता है तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए उमूर तबैया। उमूर तबैया के अंदर आपको हिस्सो इदराक पढ़ाया गया था। आप चाहें तो हमारा जो कुआ वाला जो वीडियो है तो उसको देख सकते हैं, उसके अंदर हमने हिस्सो इदराक को डिटेल में समझाया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक वगैरह हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, कौन कौन सी? खोपड़ी की हड्डी है, जौहर दिमाग है, कायदत दिमाग है, इसके अंदर हिस्सो इदराक नहीं होता। और इसीलिए अतिब्बा का ये कहना है कि यहाँ पर फिर दर्द भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुदा क्या है? दर्द है। और जब जिस चीज़ के अंदर हिस्सो इदराक नहीं होगा तो उसके अंदर दर्द नहीं होगा। इसलिए इन दोनों चीज़ों के अंदर सुदा नहीं हो सकता। ये सुदा की मुख्तसर, सुदा का जो है तो एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन है, ये उसका तारुफ है, जिसके अंदर हमने उसकी तारीफ़ देखी और कहाँ कहाँ पर ये हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर अभी देखी है। तो पिछली स्लाइड के अंदर हमने ओवरऑल पूरा सुदा के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखा, कहाँ पर ये हो सकता है वो देखा, कैसे हो सकता है वो देखा। अब हम बाकायदा सुदा की जो अलग अलग टाइप्स होती हैं, इसकी अलग अलग जो किस्में हैं, तो उसके ऊपर आते हैं। और इसमें सबसे पहली जो टाइप इसकी बयान की गई है वो है सुदाए हार सादा, ठीक है, सिंपल हॉट हेडेक। इसके नाम से ही जाहिर है कि यह हरारत से होता है और सादा होता है। तो अब कोई भी जो मर्ज़ होता है तो वो दो टाइप का होता है, एक तो सादा होता है और दूसरा होता है मादी, ठीक है, सादा और मादी। सादा के अंदर मादा दाखिल नहीं होता और मादी के साथ में ये होता है कि जो मादा होता है तो वो भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये ऐसा हेडेक होगा कि जिसके अंदर सिर्फ जो कैफियत होगी तो वो मुतासिर होगी और मादे के अंदर कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी। इसकी जो तारीफ़ एक तरह से कह लीजिए तो इसकी तारीफ़ ये है कि ये एक किस्म की गर्मी है जो सर में मुकीम और जागुज़ी हो जाती है। तो सर के अंदर जब अगर गर्मी बहुत ज़्यादा अगर बैठ जाती है, सर के अंदर अगर वो दाखिल हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को सुदाए हार सादा कहते हैं, सिंपल हॉट हेडेक कहते हैं। इसका और एक नाम सुदाए एहतिराकी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग इसको चाहें तो अपने पास में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जितनी भी स्लाइड्स मैं यहाँ पर अब बार बार रिपीटेडली तो इसको नहीं कह सकता, लेकिन आप जैसे ही नई स्लाइड आपके सामने आती है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि ये आपके पास में शॉर्ट नोट्स की तरह बन जाए। तो इसका एक नाम क्या बताया गया है? सुदाए एहतिराकी। सुदाए हार सादा का दूसरा नाम सुदाए एहतिराकी है। ये MCQs वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक ये टर्म हो सकती है। आपको हो सकता है कि सुदाए हार सादा के नाम से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, बल्कि आपको ये पूछ लिया जाए कि सुदाए एहतिराकी के बारे में लिखिए, तो आपको सिंपल हॉट हेडेक या फिर सुदाए हार सादा के बारे में ही लिखना होगा। तो ये क्या है? ये एक किस्म की गर्मी है जो सर में मुकीम और जागुज़ी हो जाती है। इसका दूसरा नाम, इसका मुतरादिफ नाम, अल्टरनेटिव नेम सुदाए एहतिराकी है। इसके असबाब क्या होते हैं? धूप में या आग के पास ज़्यादा देर रहना। तो ये अब चूँकि गर्म है, तब गर्मी किन चीज़ों के अंदर होती है? आग के अंदर गर्मी होती है, धूप के अंदर गर्मी होती है। इन चीज़ों के पास में, धूप के अंदर आप ज़्यादा देर खड़े हो जाइए या फिर आग के पास में ज़्यादा देर तक के बैठ जाइए, तो उसकी वजह से सुदाए हार सादा हो जाता है। अब देखिए इसकी
ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा इसको कुछ बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अलामात के बारे में देखते हैं, अलामात इसके अंदर क्या क्या मिलेंगी। तो सबसे पहली अलामत ये मिलेगी कि सर की जिल्द जो है वो गर्म लगेगी, जब उसको छुआ जाएगा तो वो गर्म महसूस होगी क्योंकि हरारत है। लेकिन दूसरी चीज़, ख़ास चीज़ इसके अंदर ये मिलेगी कि पेशाब व पाखाना मोतदिल होंगे, इनके अंदर कोई ख़ास तब्दीली हमको देखने को नहीं मिलती है। ये दोनों मोतदिल होते हैं, एतदाल के ऊपर बरकरार रहते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। पेशाब की जो रंगत है तो वो अतरजी मिलेगी, यानी हल्के जर्द, ठीक है। तो ये अतरजी जो रंग है तो ये इसको कहते हैं कि ये पोस्त तुरंज जो होता है तो उसके रंग से मुशाबा होता है। हल्का जर्द इसको आम ज़ुबान के अंदर हम कह सकते हैं। तो पेशाब की जो रंगत होगी तो वो ये अतरजी होगी, ठीक है, हल्के जर्दी माइल इसके अंदर पेशाब होगा। क़िवाम, बू, रसूब, मिक़दार, ये तमाम चीज़ें जो भी होंगी तो ये मोतदिल रहेंगी, एतदाल के ऊपर रहेंगी, इसके अंदर कोई ख़ास तब्दीली हमको देखने को नहीं मिलेगी। क़िवाम हम सबको मालूम है कि इसका जो कंसिस्टेंसी जो होगी पेशाब की, ज़्यादा रकीक है या फिर गलीज़ है, कैसा है, वो सब चीज़ें हमको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। बू, पेशाब के अंदर बू अगर कुछ आती है कि नहीं आती है। रसूब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो अदविया पढ़ लीजिए। अदविया के अंदर, इल्मुल अदविया में तरसीब एक टर्म पढ़ते हैं हम, अमल तरसीब, सेडिमेंटेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रसूब किसको कहते हैं। जो अगर कोई लिक्विड है उसके अंदर नीचे जो चीज़ें बैठ जाती हैं, तहनशीन हो जाती हैं, तो वो रसूब कहलाता है। तो रसूब है और मिक़दार है, क्वांटिटी है पेशाब की, ये तमाम चीज़ें मोतदिल रहेंगी, इसके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। झाग नहीं होगा पेशाब के ऊपर, बग़ैर झाग के पेशाब होगा। इसी तरह से फिर अब पाखाने की कैफियत क्या होगी, तो पाखाना नारियत की तरफ होगा। पाखाने के अंदर हमको नारियत देखने को मिलेंगी। नार कहते हैं आग को। तो आग कैसी होती है, आग होती है जर्द लेकिन सुर्खी मायल होती है। तो आग के अंदर जर्दी होती है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सुर्ख रंग भी पाया जाता है। तो पाखाने का रंग भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जर्द होगा, सुर्खी मायल होगा। क़िवाम, मिक़दार, बू सब के सब मोतदिल होगी और इसके अंदर भी झाग नहीं होंगे। फिर अब देखिए यहाँ पर चूँकि हरारत है, और हरारत क्या चीज़ पैदा करती है, खुश्की। हरारत की वजह से खुश्की आती है, तो इसीलिए जो लुआब दहन है, थूक जो है, तो वो खुश्क हो जाएगा, मुंह में पानी वगैरह नहीं आएगा। और इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए, सर में तनाव और बोझ नहीं होगा। तो अब सर में तनाव और बोझ क्यों नहीं होगा, तो इसको इस तरह से याद रखिए कि ये जो हेडेक है तो ये किस वजह से हो रहा है, ये आग से और धूप से हो रहा है, जो कि क्या है, एक तरह से ये सफ़रा है ना। और सफ़रा क्या है, सफ़रा आग है। और आग क्या होती है, बिल्कुल हल्की फुल्की होती है। आग हल्की फुल्की होती है, वो सबसे ऊपर भी होती है, तमाम जो अरकान है, जो अनासिर है, तो उसके अंदर सबसे ऊपर होती है क्योंकि वह हल्की फुल्की होती है। तो इसीलिए सर के अंदर तनाव और बोझ नहीं होगा, हल्का फुल्का महसूस करेगा इंसान। लेकिन जो नथने हैं, नॉस्ट्रिल्स जो है, वो खुश्क हो जाएंगे, उसके अंदर खुश्की पाई जाएगी। और चूँकि गर्मी है इसलिए प्यास की शिद्दत होगी और पूरे बदन के अंदर खुश्की का गलबा मिलेगा। ये तमाम इसकी अलामत है। लेकिन जो ख़ास इसकी अलामत मिलती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी अलामत मिलती है, वो है मर्ज़ दवी होता है। दवी किसको कहते हैं, दवी कहते हैं टिनिटस को, या फिर इसका और एक नाम है तनीन। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन ये तकरीबन एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो मर्ज़ दवी होता है, और दवी कहते हैं कान बजने को। तो बाहर कोई आवाज़ नहीं होगी, बैरून के अंदर कोई आवाज़ नहीं होगी खारिज में, लेकिन फिर भी इंसान को ऐसे महसूस होगा कि जैसे उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो ये आवाज़ें इंसान सुनेगा, और इसी को कहते हैं कि दवी होता है। ये इसकी बहुत ख़ास अलामत है। इसको आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से हमारा MCQ बन जाता है। ये MCQ है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप PG इंट्रेंस देते हैं तो उसके अंदर ये सवाल आ सकता है कि सुदाय हार सादा की ख़ास अलामत क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मर्ज़ दवी जो है तो ये इसकी ख़ास अलामत है। या फिर मर्ज़ दवी पूछ लिया जाएगा कि मर्ज़ दवी किसकी ख़ास अलामत है, तो ये सुदाय हार सादा की अलामत है। साथ में चूँकि यह हरारत वाला दर्द सर है, इसलिए सर्द चीज़ों से दर्द में आराम और सुकून मिल जाता है। सर्द चीज़ें जब इस्तेमाल कराएंगे तो दर्द सर कम हो जाएगा, ठीक है। तो सर्द चीज़ों से दर्द में आराम और सुकून मिलता है। ये हो गई सुदाय हार सादा की तारीफ़, उसके मुतरादिफ नाम
उसके असबाब और अलामात, ये तमाम चीज़ें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख सकते हैं। तो चलिए, अब हमने असबाब देख लिया, हमने अलामात देख ली, तो इसके बाद में अब फिर इलाज करना आसान हो जाता है। किसी भी चीज़ का जब सबब मालूम हो जाए, उसके अलामात मालूम हो जाए, तो फिर इलाज करने में आसानी हो जाती है। और इसीलिए अब हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे करते हैं, सुदाए हार सादा का इलाज कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है हवा की तादील करेंगे। तो हवा को एतदाल पर लेकर आएंगे, उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहने देंगे, ना बहुत ज़्यादा सर्दी रहने देंगे, बल्कि उसको कैफियत के एतबार से उसको मोतदिल हवा बना देंगे और मरीज़ को सर्द तर मकाम पर रखेंगे। तो जो सुदाए हार सादा है उसके अंदर चूँकि अब खुश्की भी पैदा हो रही है बदन में, इसलिए तर मकाम पर रख रहे हैं, और हरारत तो है ही, इसलिए सर्द मकाम पर रखेंगे, सर्द तर मकाम पर उसको रखेंगे। और किसी भी तरकीब से उसको सर्द तर बनाया जा सकता है, या फिर कुदरती तौर पर ऐसा कोई मकाम ढूंढा जाएगा कि जिसके अंदर सर्दी भी हो और तरी भी हो, ठीक है, जो बारिद रतब मकाम हो, उसकी कैफियत जो हो वो बारिद रतब हो। फिर दूसरी चीज़ ये करेंगे कि जो कमरा होगा जिसके अंदर मरीज़ को रखा जाएगा, तो उसको सर्द खुशबूदार अशिया से उसको खुशबूदार बनाएंगे, वहाँ पर खुशबू का इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन वो खुशबू किन चीज़ों से करवाएंगे, वो करवाएंगे सर्द खुशबूदार दवाओं से। तो गर्म दवाएं इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सर्द जो मिजाज वाली जो खुशबूदार अशिया हैं तो उनको इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसालें क्या हैं, संदल है, गुलाब है, काफूर है, ये तमाम सर्द खुशबूदार अशिया हैं, ये तमाम सर्द खुशबूदार दवाएं हैं। इनसे कमरे को खुशबूदार बनाएंगे। और साथ में क्या करेंगे कि शुमूमात का इस्तेमाल करेंगे। शुमूमात किसको कहते हैं, शुमूम कहते हैं सूंघने की दवा को, जिस दवा को सूंघा जाता है, सूंघने की दवा, शुमूम उसको कहते हैं। तो कौन सी दवाएं सुंघाएंगे पेशेंट को, बनफ्शा है, काफूर है और सेब की तरह की जो सर्द चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें सुंघाएंगे। और उससे क्या होगा कि मरीज़ के सर में सर्दी पहुंचेगी, और जब मरीज़ के सर में सर्दी पहुंचेगी तो फिर दर्द के अंदर उसको आराम और सुकून मिल जाएगा। और एक चीज़ ये करेंगे कि बिलफेल व बिलकुवा जो सर्द अशिया हैं, तो ये भी याद रखिए कि सिर्फ बिलफेल नहीं और सिर्फ बिलकुवा भी नहीं, बल्कि बिलफेल भी है और बिलकुवा भी जो सर्द अशिया हैं। तो इसकी मिसालें क्या क्या हैं, तो ये हैं रोगन गुल, ठीक है। तो बिलफेल और बिलकुवा सर्द अशिया से नुतूल कराएंगे। नुतूल के लिए आप इलाज भी तदबीर को पढ़ लीजिए। शॉर्ट में बस ये समझ लीजिए कि धारना, किसी भी चीज़ को ऊंचाई से जो मकाम माऊफ है तो उसके ऊपर धारना, इसको नुतूल कहते हैं, तरीड़ा भी कहते हैं उसको। तो ये है नुतूल। तो बिलफेल और बिलकुवा जो सर्द अशिया है तो उनसे नुतूल करवाएंगे, मतलब सिर के ऊपर उसकी धार डालेंगे। और इसकी मिसाल है रोगन गुल। लेकिन रोगन गुल को क्या करेंगे कि आबे सर्द के साथ में उसको मिक्स करके और नुतूल करवाएंगे। अब क्या होता है कि हम जब ये जो इलाज हम कर रहे हैं सुदाए हार सादा का, तो इसमें बहुत मर्तबा जो सर्दी है, तो वो सर्दी की वजह से क्या होता है कि नुकसान पहुंच जाता है मरीज़ को, और वो नुकसान पहुंचने की वजह से सर दर्द के अंदर और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है कि कभी ज़्यादा सर्दी पहुँचाने से दर्द में इजाफा भी हो जाता है, ज़्यादा सर्दी उसको बर्दाश्त नहीं हो पाती मरीज़ को। और इसीलिए इनकी सर्दी के जो मुज़िर असरात है तो उनको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 रह गया, तो इसलिए सर्द दवाओं के साथ, ठीक है, 1/3 रोगन बाबूना ताज़ा मिलाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि सुदाए हार सादा में जो सर्द अशिया जो इस्तेमाल कराई जाती है उसकी सर्दी के मुज़िर असरात से बचने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि रोगन बाबूना ताज़ा मिलाते हैं। वो भी कितना मिलाते हैं, 1/3, 1/3, 1/3 कहते हैं 1/3 को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए। और साथ में फिर एक और जो फिर नीचे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि औरतों और मुखन्नसों में सख्त सर्दी पहुंचाना ममनू है। औरतों के अंदर भी नहीं पहुंचाएंगे सख्त सर्दी, मुखन्नसों में भी नहीं पहुंचाएंगे। मुखन्नस किसको कहते हैं, मुखन्नस हम सभी को पता होना चाहिए, इसको आम ज़ुबान के अंदर हम हिजड़ा कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये वर्ड किसी को वो नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर शरअ असबाब पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यही लफ्ज़ लिखा हुआ है, हिजड़ा, ठीक है। तो हिजड़ा ही लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर बिल्कुल ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल करवा रहा हूँ।
और ये कोई ऐसे बुरी बात नहीं है। तो जो लफ्ज़ इसके अंदर राइज है उर्दू वगैरह के अंदर तो वही है ये लफ्ज़। तो औरतों के अंदर और मुखन्नसों में सख्त सर्दी पहुंचाना ममनू है। ठीक। और फिर सबसे आखिर में एक और चीज़ ये है कि सर पर सर्द और हरारत को बुझाने वाले ऐसे रोगन लगाएंगे कि जिनमें कब्ज़ ना हो। तो सर्द रोगन लगाएंगे और ऐसे रोगन होंगे कि जो हरारत को बुझा देते हों, लेकिन शर्त यह है कि इनके अंदर कब्ज़ नहीं होना चाहिए, इनके इस्तेमाल की वजह से फिर कब्ज़ियत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ख़ास चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सर पर सर्द रोगन लगाएंगे जो हरारत को बुझाने के अपने अंदर तासीर रखते हैं, अपने अंदर ताकत रखते हैं, लेकिन इनके अंदर कब्ज़ नहीं है। इसकी मिसाल क्या है? रोगन बनफशा है, रोगन नीलोफर है, रोगन कद्दू है। तो अब इनको क्या करेंगे कि पहले बर्फ़ से ठंडा करेंगे इनको। ये यहाँ पर एक फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितने भी रोगन हैं इनको यूज़ करने से पहले रोगन बनफशा है, रोगन नीलोफर है, रोगन कद्दू है, इन तमाम को इस्तेमाल करने से पहले इनको पहले बर्फ़ से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में फिर ये सर पर लगाए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें सुदाए हार सादा के इलाज के अंदर इस्तेमाल करवाई जाती हैं। ये तमाम चीज़ें इसके इलाज के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम चीज़ें हम सभी को याद होनी चाहिए और आप लोग इसके बारे में अगर डिटेल में और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप ख़ुद से भी शरह असबाब वगैरह देख लेते हैं तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कि इसके इलाज के अंदर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं और यहाँ पर कुछ बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ये है कि सर पर क्या करेंगे, सिरका और गुलाब और साथ में खाम रोगन गुल लगाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ समझने जैसी है। हमने हालांकि यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लीजिए कि खाम रोगनी गुल किसको कहते हैं। सिरका हम सभी को मालूम है, ठीक है। गुलाब हमको मालूम है। रोगन गुल जहाँ पर भी आता है, गुल हालांकि सिर्फ फूल को कहते हैं, लेकिन रोगन गुल जहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाएगा लफ्ज़, तो ये समझ लीजिए कि इसको ये गुलाब का तेल है। तो रोगन गुल किसी और तेल का वो नहीं होता, किसी और फूल का तेल नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ गुलाब का ही होता है। अब यहाँ पर जो खाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो ये ऐसा तेल होता है, ऐसा रोगन होता है जो आग से तैयार नहीं किया जाता है। ये कच्चा तेल होता है, इसको आग पर नहीं पकाते हैं। तो सर पर क्या करेंगे, सिरका लगाएंगे, उसके बाद में गुलाब लगाएंगे और खाम रोगन गुल लगाएंगे। खाम रोगन गुल जो आग से तैयार न किया गया हो, ऐसा रोगन गुल जिसको आग से न बनाया गया हो, वो है खाम रोगन गुल। फिर आप जब शरह असबाब पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो रोगन गुल है तो उसकी कुछ सिफ़ात बताई गई हैं कि बेहतर जो रोगन गुल होता है वो कौन सा होता है। इसके बारे में बताया गया है कि जो सबसे अच्छा रोगन गुल होता है तो वो ताज़ा होता है। और ताज़ा किसको कहेंगे कि जिस पर 1 साल ना गुजरा हो। 1 साल से पुराना जो रोगन गुल होगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। उसके बारे में कहा जाएगा कि इसकी अब क्वालिटी ख़राब हो चुकी है और ये इतनी ज़्यादा अब कैफियत के अंदर अच्छा नहीं रहा। फिर दूसरा ये कि जो ताज़ा तिल के तेल से तैयार किया गया हो। तो अब अगर आपको रोगन गुल बनाने का तरीका मालूम है, अगर आपने अदविया को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोगन गुल होता है तो उसका बाकायदा फूल का तो तेल नहीं निकलता, उसको किस तरह से बनाया जाता है, आप इसके लिए इल्मुल अदविया पढ़िए, उसके अंदर आपको इसका तरीका पूरा मालूम पड़ जाएगा। तो ताज़ा तिल के तेल से तैयार किया गया हो और साथ में फिर ये कहा गया है कि जिसमें गुलाब ज़्यादा मिकदार में डाले गए हों। कंजूसी करके गुलाब को और पैसे बचाने के हिसाब से फिर वो नहीं किया गया हो कि गुलाब कम डाले गए और सिर्फ तेल ही तेल उसके अंदर हमको मिल रहा है, गुलाब तो है ही नहीं, तो सिर्फ तिल का तेल हमको मिल गया है। तिल को और कहते हैं कुंजुद, रोगन कुंजुद, ये भी मशहूर है, थोड़ा इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ मिसलेनियस सी कुछ चीज़ें हैं जो किताब के अंदर आपको जगह जगह पर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि जो एग्ज़ाम के अंदर कभी भी पूछ ली जाती हैं। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी दवाएं सर पर लगाई जाती हैं तो सर पे कहाँ लगाएंगे, उनको लगाया जाता है उम्मुर रास। कहाँ लगाया जाता है, उम्मुर रास पे। उम्मुर रास किसको कहते हैं, तालू को। ये जो हमारा बिल्कुल ऊपर का हिस्सा होता है, आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे भी होते हैं जब दवा उनको लगाई जाती है सर वगैरह पर, तो वो बिल्कुल यहाँ पर लगाई जाती है, तालू पर। ये बिल्कुल ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको हम चंदिया कहते हैं, याफूख भी इसको कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए कि तालू के इतने सारे नाम हैं, उम्मुर रास, तालू, चंदिया, याफूख, ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर सर पर लगाने की जितनी भी दवाएं हैं तो वो सब यहीं पर लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं तो वो नर्म होती हैं और पतली होती हैं।
और यहाँ से हरारत और बुरूदत जल्द नफूज कर जाती है। तो सर में हमको जो भी कैफियत होगी, सुदाय हार है तो उसके अंदर हमको बुरूदत पहुँचानी है, तो इस जगह पर दवाई लगाने से जो बुरूदत है तो वो जल्द नफूज कर जाएगी। तो दूसरी जगह लगाएंगे तो वहाँ की जो हड्डियाँ होंगी तो वो एक तो नर्म नहीं होंगी बल्कि वो सख्त होंगी, और दूसरा ये कि वो पतली भी नहीं होंगी बल्कि वो मोटी होंगी। तो इसलिए फिर जो भी कैफियत है तो वो जल्दी नफूज नहीं कर पाएगी। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिरी की एक और, वो ये है कि जालिनूस ने सर के पिछले हिस्से में सर्दी पहुंचाने से मना किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है MCQs के हिसाब से या फिर एग्ज़ाम के अंदर कभी भी पूछे जाने के हिसाब से। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिए कि जालिनूस ने सर के पिछले हिस्से में सर्दी पहुंचाने से मना किया है। अब ये आखिरी स्लाइड है और इसके अंदर अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ी देर और बने रहिए और इंशाअल्लाह इसके बाद में फिर हमारा ये वीडियो मुकम्मल हो जाएगा, लेक्चर मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे आखिरी में ये देखते हैं कि अब मरीज़ को ग़िज़ाएँ क्या खिलाएँगे। अब ग़िज़ाएँ कौन कौन सी इस्तेमाल कराएंगे, सीधी सी बात है, सर्द व तर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएंगे। सर्द व तर ग़िज़ाएँ कौन कौन सी होती है, तो इसके अंदर सबसे पहले शामिल किया गया है मज़ूरात। मज़ूरात किसको कहते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अभी दिखा देंगे आपको। तो मज़ूरात पिलाएंगे, और मज़ूरात भी कौन से, जो मूंग, कद्दू, पालक, काहू, किशनी सब्ज़, शीरा, मगज़, बादाम से बनाए गए हों। ये तमाम चीज़ें जब आप देखेंगे तो इसके अंदर अक्सर आपको चीज़ें नज़र आएंगी तो वो सर्द है, जितनी चीज़ें हैं। तो ये ऐसे मज़ूरात होंगे। मज़ूरात जो मूंग से, कद्दू से, पालक से, काहू से, किशनीज़ सब्ज़ से और शीरा, मगज़, बादाम से बनाए गए हों, ऐसी ग़िज़ाएँ मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे। बेसिक ये है कि सर्द व तर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएंगे, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएंगे कि जिससे मरीज़ के बदन के अंदर बुरूदत और रुतूबत बढ़े। क्योंकि सुदाय हार की वजह से, सुदाय हार सादा की वजह से मरीज़ के बदन के अंदर खुश्की का गलबा हो रहा है और हरारत का गलबा हो रहा है, इसलिए मरीज़ के बदन में हमको बुरूदत और रुतूबत बढ़ानी है। तो इसीलिए ग़िज़ाएँ जो इस्तेमाल कराएंगे तो वो सर्द व तर होंगी। अब देखिए मज़ूरात किसको कहते हैं। मज़ूरात का दूसरा नाम मसनूई या फिर झूठे शूरबे भी है। मसनूई शूरबे, झूठे शूरबे। शोरबा हमको पता है कि शोरबा आमतौर पर जिसको हम एक तरह से सालन कहते हैं, तो सालन वगैरह को शोरबा कहा जाता है। लेकिन ये ख़ास ऐसा शोरबा होता है कि जिसमें गोश्त नहीं डाला जाता, बग़ैर गोश्त का ये शोरबा होता है, इसको मज़ूरात कहते हैं। ये ख़ास टर्म है। आप अगर इससे पहले जिन लोगों ने PG इंट्रेंस दिया है तो उनको पता है ये बात कि अक्सर जो मालियात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि कोई एक ग़िज़ा का नाम दे देगा, जैसे मिसाल के तौर पर मज़ूरात पूछ लेगा या फिर तफ़शील पूछ लेगा, कोई और चीज़ पूछ लेगा। तो और पूछा जाएगा कि ये क्या है, जैसे मज़ूरात के बारे में पूछ लेगा कि मज़ूरात क्या है, तो फिर ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये एक दवा है या फिर ग़िज़ा है या फिर कोई और चीज़ है। तो ये इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। या फिर ये पूछा जाएगा कि ऐसा शोरबा कि जिसमें गोश्त ना डाला जाए वो क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मज़ूरात कहलाता है। सबसे आखिरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक आसान सा पॉइंट है, इसको सिर्फ हम पढ़ लेते हैं और आपको शॉर्ट में इसको बता देते हैं कि जो सुदाय हार सादा है तो इसका इलाज बहुत आसान होता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की दवाएं देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको हार्ट मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका इलाज बहुत ही आसान होता है। इसलिए इसमें दवाओं या फिर दवाई शरबतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ ग़िज़ाए दवाई का इस्तेमाल ही काफ़ी होता है। दवाओं का इस्तेमाल ना करें तो भी सिर्फ कुछ तदाबीर से और ग़िज़ाओं के अंदर कुछ तब्दीली करने से ही इसका इलाज हो जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। और चूँकि ये देखिए कि प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस में उतरेंगे तो उस वक्त भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आपके पास में पेशेंट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको किस किस्म का सुदा हुआ है। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि मरीज़ को सुदाय हार सादा है तो आप उसको बहुत ज़्यादा हेवी मेडिसिन, हेवी डोजेज वगैरह न देते हुए सिर्फ उसको कुछ ग़िज़ाएँ वगैरह आप इस्तेमाल करा लीजिए, उसको कुछ तदाबीर वगैरह करवा दीजिए तो उसको सुदा ख़त्म हो जाएगा, उसका हेडेक ख़त्म हो जाएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ये याद होनी चाहिए कि सुदाय हार सादा का इलाज बहुत आसान है। इसलिए इसके अंदर दवाओं की या फिर दवाई शरबतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ ग़िज़ाए दवाई का इस्तेमाल ही काफ़ी होता है। ग़िज़ाए दवाई क्या होती है, इसके लिए आप इल्मुल अदविया पढ़िए। इल्मुल अदविया के अंदर डिटेल में इनके बारे में बताया गया है कि ग़िज़ाए मुतलक क्या है, फिर दवाई मुतलक क्या है, ग़िज़ाए दवाई क्या है, दवाई ग़िज़ाई क्या है, सम खालिस क्या है, सम मुतलक क्या है,
दवाई सम्मी क्या है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर अलग अलग किस्म की जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, तो उसकी जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो वो क्या क्या होती हैं, वो तमाम चीज़ें इल्मुल अदविया के अंदर दी गई हैं। ये है सुदाए हार सादा। इसके बारे में हम इसके बाद फिर सुदा की एक और किस्म हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और एक चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस की होगी वो ये है कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं पिछले जो हमारे ईयर्स गुजरे हैं, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक के, तो उन तमाम से ये रिलेटेड हैं। तो अगर आपने उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ख़ास तौर से उमूर तबैया है, इल्मुल अदविया है, इलाज भी तदबीर है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो बुनियाद फराहम करते हैं यूनानी के आगे आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आगे आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो वो उनको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ख़ास तौर से उमूर तबैया और इल्मुल अदविया जैसे बहुत ही बेसिक जो सब्जेक्ट्स थे तो आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, उनको अच्छी तरह से आप याद करें और उनके एक एक टर्म को अपने दिमाग के अंदर बिठा लें, ताकि आइंदा जो आने वाले सब्जेक्ट्स हैं तो वो हमको पढ़ने में आसानी हो। तो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे ग़िज़ाई दवाई का नाम आया तो हम सोच में पड़ गए कि ये क्या भला है, ग़िज़ाई दवाई क्या होती है, हमको तो पता ही नहीं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पिछले जो हमारे ईयर्स गुजरे हैं तो उनके सब्जेक्ट्स को भी हम अच्छी तरह से याद करें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उमूर तबैया को आप अच्छी तरह से पढ़ें तो इस चैनल के ऊपर हमने उमूर तबैया के पूरे लेक्चर्स इसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं। आप चाहे तो जो प्लेलिस्ट है तो उसके अंदर जाकर आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। और उसका जो पढ़ाने का अंदाज़ था उस वक्त जो मैं पढ़ा रहा था तो वो कुछ एक अलग टाइप में पढ़ा रहा था, अब इसको थोड़ा सा अलग टाइप के अंदर पढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ये जो पढ़ाने का मेरा अंदाज़ है तो उसको मैं इम्प्रूव करता चला जाऊँ। तो बस यही है आज के लेक्चर के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें पसंद आ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और एक चीज़ जो ख़ास है वो ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और पूरा देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में उसको ज़रूर शेयर किया कीजिए। जो आपके फाइनल ईयर के जो दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं या फिर दूसरे कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऑनलाइन पढ़ाई करने का उनको मौका मिले। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जितने भी दुनिया भर के अंदर जो कोर्सेज़ हैं तो उन तमाम का जो एक सिलेबस है तो वो ऑनलाइन आपको किसी न किसी शक्ल के अंदर मिल ही जाएगा। लेकिन यूनानी जो है, जो BUMS है, तो ये इस मामले में बहुत बदकिस्मत रही है। आप अगर YouTube के ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको यूनानी के नाम पर बहुत अलग अलग किस्म के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों ने शुरू किया है पढ़ाना और वो पढ़ा रहे हैं, अपने तौर पर वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनानी के नाम पर आपको वाहियात किस्म के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेकिन कोर सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियोस होने चाहिए, जो सिलेबस से रिलेटेड जो लेक्चर्स होना चाहिए, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ख़ास तौर से जो पढ़ाने का जो स्टाइल होता है तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न वे के अंदर हमको लाना चाहिए। ये नहीं कि बस हम मतलब एक आध किताब खोलकर बैठ गए और उसको पढ़कर सुना रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। पढ़ाने का जो टेक्निक है तो वो भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। कुछ लोग इसके बारे में भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन जो मैं खुद यहाँ पर लेक्चर्स अभी आप लोगों के लिए ला रहा हूँ तो यही मेरी कोशिश है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन सबको ऑनलाइन पढ़ाई करने का मौका मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास वगैरह के अंदर नहीं पहुँच पाते, कि कुछ भी वजह हो सकती है, तो क्लास में नहीं पहुँच पाते, उसकी वजह से हमारा लेक्चर चूक जाता है और फिर बाद में हमको पढ़ने को नहीं मिलता। तो हम फिर इधर उधर की नोट्स वगैरह लेकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लेक्चर का जो मज़ा है, लेक्चर जो असल चीज़ है, तो वो फिर हमको कभी भी नहीं देखने को मिलता। तो ये जितनी भी वीडियोज़ है तो ये आपके लिए यही मौका ला रहे हैं। आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में जाना बंद कर दें। क्लासेस भी अटेंड कीजिए, वहाँ पर आपको फेस टू फेस जो आपको सीखने को मिलेगा तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। खैर, इसी आखिरी एक प्रवचन के साथ में अब अलविदा कहते हैं और जाने से पहले फिर से गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ें आपको ये लगता है कि जिसके अंदर हमने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, कौन सी ऐसी हमारी जो चीज़ें हैं तो वो आपको पसंद नहीं आ रही हैं। अगर आपको ये बोर हो रहा है तो वो भी बताइए, तो हम इसको कोशिश मैं ये करूँगा कि इसको और ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर
अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ।